सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं न्यूज़ पंच। मैं हूं आमना खटाना। शहर कायद कराची की आज हम बात करेंगे। कराची मेट्रोपॉलिटन सिटी रोशनियों के शहर से महरूमियों का शहर कैसे बना, शहरियों का सफ़र करना अंग्रेज़ी के सफ़र में कैसे बदला, पानी होने के बावजूद कराची पानी को बूंद बूंद को क्यों तरस रहा है, शहर कायद को हादसात का शहर बनाने में किसकी कोताही है, किसका कसूर है। ये वो तमाम सवालात हैं जिनका जवाब मुझ समेत हर कराची में रहने वाला जानना चाहता है। पूरे पाकिस्तान को अपनी आगोश में जगह देने वाले कराची का वाली वारिस कौन है? अगर हम सिर्फ साल 2024 की बात करें तो कराची में हादसात, ट्रैफिक हादसात जिनके हम देख रहे हैं कि गुज़श्ता तमाम सालों में रिकॉर्ड टूट गए हैं। डकैती मज़ाहमत पर 112 अफराद जान से गए। 9000 के करीब ट्रैफिक हादसात में तकरीबन 775 शहरी जाँ बहक हुए और 8000 से ज़ायद ज़ख्मी हुए। अब सवाल ये है कि जो गुजर गया वो गुजर गया, लेकिन नए साल में कराची के मसाइल का हल कैसे निकलेगा? बल्दिया उज़्मा की क्या प्लानिंग है? इस तमाम सवालों के जवाब आज हम ले लेंगे। हमारे साथ मौजूद कराची मुर्तज़ा वहाब साहब, जिनकी एनर्जी देखकर हमें ये लग रहा है कि इस साल कराची की तमाम जो शिकायत हैं वो दूर होने वाली हैं। ऑन अ लाइटर नोट, अब देखते हैं कि किस तरह से ये मामला दूर होंगे। थैंक यू सो मच मुर्तज़ा साहब एंड वेलकम ऑन द शो। आपने बड़े से अच्छे काम किए कराची के लिए, ख़ास तौर पे हम ये देख रहे हैं कि अवाम की सैर व तफरी के जो मकामात हैं उनके हवाले से। लेकिन अब जो 2025 है, इसको लेके कराची के मसाइल हल करने के लिए क्या प्लान्स हैं आपके पास, क्या सोच रखा है इस हवाले से? जी बहुत शुक्रिया कि आपने इस बात का एतराफ़ किया कि शहर के अंदर बहुत सारे अच्छे काम हुए हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि मज़ीद बहुत सारे काम होने की ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह इस आने वाले साल में 2025 में बल्दिया उज़्मा कराची जो है, जहाँ शहरियों की मुश्किलात जो इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हैं उसको भी ठीक करने की जिद्दोजहद करेगी, कोशिश करेगी। एंड एट द सेम टाइम जो हमारे तफरीही मकामात हैं, चाहे वो हिल पार्क हो, किडनी हिल हो, सफारी पार्क हो, कराची ज़ू या लांडी ज़ू हो, या हमारा समंदर का एरिया हो, इन तमाम एरियाज़ को हम एक्टिवेट करने की कोशिश करेंगे ताकि लोगों को सस्ती और मयारी सैर व तफरी का मौका मिल सके। पानी और सेवरेज हमारे लिए एक चैलेंज है बहुत बड़ा, जिसको अगेन ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है, जिसके अंदर साल 2025 में बहुत अरसे बाद कराची शहर की जो पानी की सप्लाई है उसमें इजाफ़ा होगा, जिसके लिए हब डैम से नई कनाल के ऊपर बड़ा तेज़ी के साथ काम हो रहा है। और हम बड़े पुरुमीद हैं कि इंशाअल्लाह अगस्त 2025 तक इस काम को मुकम्मल कर लिया जाएगा। और इसी तरीके से K4 ऑगमेंटेशन हो, मलीर एक्सप्रेसवे हो और बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हो, उनके ऊपर काम किया जा रहा है। अच्छा, ये हब केनाल वाले इस हवाले से भी हम बात करेंगे, लेकिन एक सवाल ये कि हम देखते हैं कि कराची की जो शहरी हैं वो सफ़री दुश्वारियों को बड़ा सामना करते हैं। सड़कें टूट फूट का यहाँ पर शिकार हैं। जब गाड़ियों में सफ़र करना मुश्किल हो चुका है तो बाइक्स वालों की परेशानी तो मुर्तज़ा साहब क्या ही होगी। जैसे कि हम जेल चौरंगी से PIB जाने वाली सड़क का ही बुरा हाल देख लेते हैं, और ये किसी एक सड़क या इलाके की बात नहीं है, तकरीबन हर जगह का यही हाल है। अब इस हवाले से बल्दिया उज़्मा कराची ने क्या प्लान तैयार किया? कराची की 106 सड़कें हैं जो कि बल्दिया उज़्मा कराची के कंट्रोल में आती हैं। बाकी जितनी भी गली मोहल्ले की सड़कें होती हैं ये मुताल्लिका टाउन्स की ज़िम्मेदारी है। जैसे आपने PIB कॉलोनी का जिक्र किया, ये बल्दिया उज़्मा कराची के मैंडेट में नहीं आता, ये जिना टाउन है वहाँ पे उसके मैंडेट में आता है। डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल आप जाएंगे तो बड़ी बड़ी जो वहाँ की शाराएँ हैं वो तो KMC के पास हैं। बाकी जो अंदरूनी गलियाँ, चाहे वो गुलबर्ग की हों, न्यू कराची, नॉर्थ कराची की हों, लियाकताबाद की हों, नाज़माबाद, नॉर्थ नाज़माबाद की हों, वो मुताल्लिका टाउन्स की ज़िम्मेदारी है। बदकिस्मती के साथ कि टाउन्स तमाम इख्तियारात होने के बावजूद वो ज़्यादा फोकस जो है उनका इल्ज़ामात के ऊपर है, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ऊपर है, और वो अपने अंदरूनी इलाकों को ठीक करने की कोशिश नहीं कर रहे। KMC अपनी 106 सड़कों को प्रायोरिटी दे रही है, और उसके बाद जहाँ जहाँ हमें डेवलपमेंट स्पेस मिलती है उस डेवलपमेंट स्पेस को हम यूटिलाइज़ करने की कोशिश कर रहे हैं कि गली मोहल्ले में भी लोगों को हम रिलीफ दे सकें। इस हवाले से मैं आपको अच्छी खबर ये दूँ कि हमने अपनी ADP में ये प्रोजेक्ट अप्रूव करा है PIB कॉलोनी की अंदरूनी सड़कों का, और उसके ऊपर मुझे अगेन खुशी होती है बताते हुए कि काम हमने पिछले दिनों स्टार्ट कर दिया, और कोशिश करेंगे कि इसी माली साल के अंदर यानी कि 30 जून 2025 तक वो जो अंदरूनी गलियां हैं PIB कॉलोनी की, इंशाल्लाह उसके काम को मुकम्मल कर लिया जाए।
मुर्तज़ा साहब, हमारे बड़े बताते हैं कि कराची किसी ज़माने में इंतहाई साफ़ सुथरा वेल ऑर्गेनाइज सिटी था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि मसाइल का गढ़ है। तरक्याती काम यहाँ शुरू तो हो जाते हैं लेकिन मुकम्मल नहीं हो पाते या बहुत मुद्दत लेते हैं। अब FB एरिया में करीमाबाद का यही हाल है। मार्केट की तरफ हम देख रहे हैं खुदाई कर दी गई है, अब उनको कोई पूछने वाला नहीं है। पहले सड़क बन जाती है, उसके बाद पाइप डालने का ख्याल आता है। तो ये जो जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल्स हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, और ऐसा होता क्यों है? बेसिकली फंड्स के मसाइल हैं या कोई और रुकावट आप समझते हैं? आपके बड़े नहीं, मेरे बड़े भी ये कहते हैं कि कराची एक ज़माने में कितना अच्छा होता था। मैं इससे इंस्पिरेशन ड्रॉ करता हूँ कि जब माजी का कराची शानदार हो सकता था तो मुस्तकबिल का कराची शानदार क्यों नहीं हो सकता। उसके नेचुरली हम तमाम लोगों को अपना अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि इस तरह का कोऑर्डिनेशन का फुकदान है कि सड़क बनती है, सड़क को बाद में रोड कटिंग के नाम पर काट दिया जाता है। कहीं काम स्टार्ट किया जाता है तो जो सियासी लोग हैं मुख्तलिफ़ सियासी जमातों के, वो आ जाते हैं कि जी काम नहीं होना चाहिए, जिस तरह हम कहेंगे उस तरह काम होगा। इस तरह की रुकावटें हैं, परेशानी है, जिसकी से काम सुस्त रवि का शिकार होता है। और सुस्त रवि की वजह से प्रॉब्लम ये होता है कि चूँकि टाइमली काम कंप्लीट नहीं हो पाता, फिर कॉस्ट बढ़ जाती है उसकी महंगाई की वजह से, और फिर कॉस्ट बढ़ने की वजह से स्कीम को रिवाइज़ कराना पड़ता है। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं जिसको हम कोशिश कर रहे हैं निपटें। मैं कराची के हर स्टेक होल्डर को कहता हूँ, चाहे उसका ताल्लुक मेरी सियासी जमात से हो या अपोजिशन की सियासी जमातों से हो, कि अगर हम सब मिलकर काम करेंगे, कोऑर्डिनेट करेंगे, तो ज़्यादा बेहतर तरीके से काम हो पाएगा। बदकिस्मती के साथ जो हमारे मुखालफीन हैं, उनका बुनियादी एतराज़ ही है कि अगर शहर में काम हो तो उनके नाम से काम हो, क्योंकि अगर पीपल्स पार्टी के नाम से काम होगा तो सियासी तौर पर उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। तो आए दिन वो हमारे लिए मुश्किलात क्रिएट करते हैं, लेकिन हम कोशिश कर रहे हैं कि उन मुश्किलात को ओवरकम करें। और शहर कराची में मैं बड़ा कॉन्फिडेंटली आपको कह सकता हूँ कि अगर इस वक्त काम हो रहा है तो या तो सिंध हुकूमत के इश्तराक से हो रहा है या बल्दिया उज़्मा कराची काम कर रही है, और जहाँ पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत मौजूद है। बाकी जो हमारे मुखालफीन हैं वो रोज़ सुबह 11 बजे उठ के प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जिसका मकसद सिर्फ ये है कि लोगों को नाउमीदी दिलाएं और अपने निकम्मेपन का एहसास लोगों को दिलाएं। उस निकम्मेपन की ज़िम्मेदारी जो है वो पीपल्स पार्टी के ऊपर डालते हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लोगों के सामने अब ये बात बड़ी क्लियर होती जा रही है कि बातें करने से मसाइल हल नहीं होते। मसाइल हल करने के लिए आपको मैदान में उतरना पड़ता है, और मैदान में इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आपको काम करते हुए नज़र आ रही है। और मेरा वादा है कि इंशाअल्लाह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की क़यादत में इसी तरीके से काम का सिलसिला जारी व सारी रहेगा। अच्छा, वन ऑफ द मेजर इश्यूज हम देखते हैं कि वो वाटर क्राइसिस है, जो सिर्फ मिडिल क्लास का नहीं है, पोश एरिया को भी फेस करना पड़ता है। घरों में हम देखते हैं पानी आता नहीं है और सड़कें सीवरेज के पानी से भरी रहती हैं। ये इसकी रीज़न क्या समझते हैं आप? अफसोसनाक सिचुएशन है कि पानी का शॉर्टफॉल है, पानी की कमी है। और फिर हमारी जमात इस्लामी के दोस्त जो कि बनो काबिल कहलाना तो करते हैं, नेक नियति की भी बात करते हैं, लेकिन आखिर में वो टैंकर का जो पानी है उसको बहा देते हैं, जिसका नुकसान अगेन कराची वालों को होता है। और अगर हम सख्त बात करते हैं तो फिर उनको वो नागवार गुजरती है। आपकी बात आपने बजा फरमाया कि शहर में पानी का फुकदान है। उसकी बुनियादी वजह यह है कि शहर में पानी का शॉर्टफॉल है। 1100 मिलियन गैलन यौमिया पानी रिक्वायर्ड है, सप्लाई तकरीबन कोई 550 मिलियन गैलन यौमिया है। तो तकरीबन कोई 50% के ऊपर हम खड़े हुए हैं। तो जो शहर का टेल एंड एरिया है और जिस तरीके से हमारी आबादी बढ़ रही है, वहाँ पर पानी के मुश्किलात बिल्कुल आ रहे हैं। लेकिन जैसा कि मैंने आपको अपने इब्तदाई सवाल के जवाब में बताया था कि हम पानी की सोर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हब डैम से नई लाइन एक लाई जा रही है जो कि इजाफी 100 मिलियन गैलन पानी कराची को सप्लाई कर पाएगी, जिससे कराची के डिस्ट्रिक्ट वेस्ट को, सेंट्रल को, किमाड़ी को, ओल्ड सिटी एरिया को भी फ़ायदा होगा। और जो बाकी शहर का एरिया उसको हम जो किंजर से हमारी सोर्स है उसको मीट करने में कामयाब हो पाएंगे। इसी तरीके से K4 के ऊपर भी काम चल रहा है। वफाकी हुकूमत K4 पे काम कर रही है और वाटर बोर्ड अपनी हुकूमत, सिंध हुकूमत की मदद से जो K4 की ऑगमेंटेशन शहर के अंदर होनी है उसके ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है। तो इंशाअल्लाह साल 2025 के अंदर आप पानी के मुश्किलात में कमी आते हुए देखेंगे। एक और चीज़, वज़ीर आला सिंध साहब कई बार जो हब केनाल प्रोजेक्ट हैं, फीडर प्रोजेक्ट के भी, इससे बड़ी उम्मीदें अपनी ज़ाहिर कर चुके हैं, अपनी उनके स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं। ये जो फीडर के भी हैं, उनका ये कहना है कि लाइनिंग कराची में पानी की बढ़ती हुई ज़रूरत को पूरा करने के लिए तकरीबन 510 क्यूसेक पानी को महफूज करेगा, ये बता रहे हैं। अब क्या इस हवाले से आप क्या समझते हैं, क्योंकि माजी में जो K4 मंसूबे हैं वो भी ऐसी ही उम्मीदें थी उनसे भी?
देखिए, उम्मीद तो करनी चाहिए, बिकॉज उम्मीद के बगैर तो कुछ आगे बढ़ नहीं सकता। अगर वज़ीर आला सिंध ये कहते हैं कि हब कनाल कराची के पानी की मुश्किलात में कमी लाएगी, तो वी हैव गुड रीज़न टू बिलीव दैट। वाई? बिकॉज हब डैम के अंदर माशाल्लाह पानी मौजूद है, 3 साल की क्वांटिटी उसके अंदर मौजूद है, जिसको सिर्फ लाने का कन्वेंस सिस्टम आपको रिक्वायर्ड था। तो हमने उस कन्वेंस सिस्टम के ऊपर काम स्टार्ट कर दिया है, कोई ऐलान ऐसा नहीं किया, हमने तो संगे बुनियाद भी नहीं रखा, उसका काम स्टार्ट कर दिया है। और टारगेट हमारा ये कि इंशाल्लाह अगस्त 2025 में जो 100 मिलियन गैलन की नई लाइन है उसको हम डाल देंगे, और बाई दिसंबर 2025 जो पुरानी लाइन थी 100 MJD की, उसको भी रिहैबिलिटेट कर लेंगे। तो चूँकि काम हो रहा है, काम होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके जो पैसे हैं उनको एलोकेट कर दिया गया है, तो इसलिए वज़ीर आला सिंध कॉन्फिडेंट नज़र आते हैं। मैं भी इस हवाले से बड़ा कॉन्फिडेंट हूँ, और मैं ख़ुद हर महीने एक विज़िट करता हूँ हब कनाल का, ताकि मैं ख़ुद भी काम को मॉनिटर कर सकूँ। हमारी टीम्स तो रेगुलर लेवल पर वहाँ पर मौजूद हैं। सिमिलरली जो केबी फीडर है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है कि किंझर को पानी जो है वो केबी फीडर के ज़रिए पहुँचता है, और चूँकि वो लाइंड कनाल नहीं है तो मट्टी में पानी जज़्ब हो जाता था लाइन लॉसेस की वजह से। तो लाइनिंग करने का हमने फ़ैसला किया, जिससे तकरीबन कोई 510 क्यूसेक पानी हम बचाने में कामयाब हो पाएंगे। और वो 510 क्यूसेक का फ़ायदा हमें कराची के लिए होगा कि जब K4 का पानी आएगा, हम पानी को कॉन्फिडेंटली कराची शहर की गली मोहल्ले में सप्लाई करने में इंशाल्लाह कामयाब हो पाएंगे। ये 40 अरब रुपए का मंसूबा है, जिसमें से 20 अरब रुपए सिंध हुकूमत खर्च कर रही है और 20 अरब जो है वफाकी हुकूमत खर्च कर रही है। काम स्टार्ट हो गया है, गो के 3 साल लगने इस काम में। वज़ीर आला सिंध ने इरिगेशन डिपार्टमेंट को ये कहा है कि कोशिश हमारी ये होनी चाहिए कि इस काम को इंशाल्लाह हम 2 साल में कंप्लीट करें। और ये मैं बताता चलूँ कि ये पूरे साल में सिर्फ एक बार काम हो सकता है जब केबी फीडर को बंद किया जाता है सप्लाई के लिए, और ये तकरीबन कोई 21 से 25 दिन का टाइम फ्रेम होता है जिसके अंदर आप कनाल की लाइनिंग कर सकते हैं। अदरवाइज़ ऑल ईयर राउंड उसके ऊपर चूँकि पानी चल रहा होता है तो आप लाइनिंग का काम नहीं कर सकते हैं। काम माशी से चल रहा है और जो हिदायत हैं वो जारी की गई है। कोशिश हम करेंगे कि काम को जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि जो कमिटमेंट्स हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत की, उन कमिटमेंट्स को पूरा किया जा सके। मैं ये वाज़ेह करना चाहूँगा, गलती सब कर सकते हैं, गलतियाँ होती हैं, ज़िंदगी का हिस्सा है, लेकिन ये मैं आपको इस बात की यकीन दहानी कराता हूँ कि कराची की इंतज़ामिया अपनी सिंध हुकूमत की मदद से नेक नियति के साथ काम करिए, इस विज़न के साथ काम करिए कि कैसे लोगों की खिदमत की जा सकती है और कैसे लोगों के मसाइल को हल किया जा सकता है। अच्छा, लास्टली जाते जाते ये बताइएगा कि जो हम देखते हैं कि अब तो खैर सर्दियाँ आ गई हैं और अब गैस वाला प्रॉब्लम चल रहा है, घरों में गैस नहीं है, चूल्हे ठंडे पड़े हुए हैं, और जब गर्मियाँ हैं फिर रोशनियों का जो शहर है वो अंधेरे में डूबा होता है। तो इस मसले का हल हम कब तक एक्सपेक्ट करें कि ये फिक्स कर देंगे? ये दोनों सब्जेक्ट जो हैं वफाकी सब्जेक्ट्स हैं, इसमें बेहतर ये होगा आप जो वफाकी वज़ीर बराए एनर्जी हैं, ये पेट्रोलियम है, उनसे बात कर लें। आपने बात बजा फरमाई है कि लोड शेडिंग शहर का एक बुनियादी इशू है, चाहे वो बिजली के हवाले से हो या गैस के हवाले से हो, इसको हमें ओवरकम करने की ज़रूरत है। और मेरा ये मानना है कि आइन का आर्टिकल 158 ये कहता है कि जिस सूबे के अंदर गैस दरियाफ्त होती है, पहली प्रायोरिटी जो है उस सूबे की आवाम को मिलती है। आर्टिकल 158 में बड़े वाज़ेह अल्फाज में लिखा है, लेकिन बदकिस्मती के साथ वो गैस सूबा सिंध की आवाम को, चाहे वो घरेलू सार्फिन हो, सनती सार्फिन हो या ट्रांसपोर्ट के सार्फिन हो, उनको नहीं मिल पा रही। जिसके लिए मैं वफाकी हुकूमत से ये पुरज़ोर अपील करना चाहूँगा कि उनको इन मामलात को प्रोएक्टिवली एड्रेस करने की ज़रूरत है और इन मामलात को हल करने की ज़रूरत है, ताकि लोगों की रिक्वायरमेंट्स भी मीट हो सकें और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पैरामीटर्स हैं उनको भी फुलफ़िल किया जा सके। थैंक यू सो मच। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब साहब कराची के जो इश्यूज़ हैं उनके हवाले से बात कर रहे थे। अल्लाह करे जो उनकी कमिटमेंट्स हैं सिंध हुकूमत की वो उस पर पूरा उतरें इस साल। कम से कम कराची के जो मसाइल हैं उनमें हम बेहतरी आते हुए देखें। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, दीगर हम स्टोरी सुन पर बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। दुनिया में वही कौमें तेज़ी से कामयाब हो रही हैं जो अपनी जीडीपी बढ़ाने के लिए ई कॉमर्स, जदीद टेक्नोलॉजी और आईटी इंडस्ट्री पर सरमायाकारी कर रही हैं। इसलिए हुकूमत पाकिस्तान के उड़ान पाकिस्तान मंसूबे में भी ई कॉमर्स और आईटी इंडस्ट्री को ख़ास तौर पर फोकस किया गया। पाकिस्तान ई कॉमर्स इंडस्ट्री रिपोर्ट 2024 के मुताबिक गुज़श्ता 5 साल में पाकिस्तान की ई कॉमर्स मार्केट में 176% इजाफा हुआ है और वो $4.7 अरब पर पहुँच गई है।
और मोहतात अंदाजे के मुताबिक ये मार्केट 2029 तक $6.7 बिलियन तक पहुंच जाएगी। दूसरी जानिब अगर हम बात करें IT इंडस्ट्री की, तो इंटरनेट की जो सुस्त रवी है और इंटरप्शन है, इसने कारोबार को मुतासिर तो किया है, लेकिन इसके बावजूद रवा माली साल के इब्तदाई 4 माह में मुल्की IT बरामदात $1.20 अरब तक पहुंच गई। नवंबर में स्टेट बैंक की जारी होने वाली रिपोर्ट में बताया गया कि पाकिस्तान का IT शोबा गुज़श्ता 12 महीनों से तकरीबन माहाना $29 करोड़ की सर्विसेज एक्सपोर्ट कर रहा है और 2025 में भी IT एक्सपोर्ट के हवाले से ये अच्छा ही रहेगा, ये एंटिसिपेशन सामने आई है। इस तमाम सूरत हाल में हुकूमत पाकिस्तान मनसूबा, ये जो 13वां हम देख रहे हैं कि 5 साला मनसूबा है, ये E-कॉमर्स और IT को लेकर किस हद तक हम देख रहे हैं कि इसके नताइज बरामद होंगे। इसी पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं साकिब अज़हर, एंटरप्रेन्योर हैं एंड को-फाउंडर CEO E-कॉमर्स इंटरनेशनल इनेबलर्स। आपका वेलकम करेंगे इस शो में। साकिब, ये सबसे पहले तो हम आते हैं इस सेक्टर की जानिब E-कॉमर्स के हवाले से। आप कितनी पोटेंशियल देखते हैं? उड़ान पाकिस्तान की जानिब तो हम आएंगे, लेकिन कितनी पोटेंशियल देखती हैं किस हद तक कंट्रीब्यूट कर सकता है पाकिस्तान की इकोनॉमी में ये सेक्टर? जी बिल्कुल। इस वक्त अगर हम थोड़े से हिस्ट्री को देखें कि E-कॉमर्स की हिस्ट्री के मुताबिक जो E-कॉमर्स साइज 2018 में था, वो 2018 में $1 बिलियन भी नहीं था। $1 बिलियन की करीब हम लोग पहुंच रहे थे और आज तकरीबन 5 साल बाद ये 5 गुना जो है वो ज़्यादा हो चुकी है, जिसमें जैसे अभी आपने स्टैट कहा कि ऑलमोस्ट $5 अरब की E-कॉमर्स मार्केट साइज है पाकिस्तान में। अभी हम बिल्कुल भी इसके पोटेंशियल तक नहीं पहुंचे, क्योंकि पूरी दुनिया जो इस वक्त ये ऑनलाइन की तरफ मूव कर रही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये कहता है कि 2030 में पूरी दुनिया में जितने भी बिजनेसेस हैं उसमें 80% बिजनेसेस ऑनलाइन होंगे, जो E-कॉमर्स पे बिजनेस कर रहे होंगे। ये वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की रिपोर्ट है। अगर हम 2028 में देखें कि जो पूरी दुनिया की E-कॉमर्स मार्केट का साइज है वो $8.7 ट्रिलियन होने जा रहा है। दिस इज हाउ द पोटेंशियल इज। और अगर हम इंडिया की हमेशा से एग्जांपल्स लेते हैं, बट अगर हम उसी की एग्जांपल्स भी यहाँ लें तो वो $250 बिलियन की E-कॉमर्स की मार्केट है इंडिया की, और सऊदी अरब की $10 बिलियन की मार्केट है इस वक्त, और इसी तरह से बांग्लादेश, UK की मार्केट हम देखें वो $100 बिलियन $200 बिलियन से ज़्यादा है। तो अभी हम सिर्फ $5 बिलियन तक पहुंचे हैं। तो पोटेंशियल तो बहुत ज़्यादा है। इसका सिर्फ बच्चों को फ़ायदा नहीं होता, इससे बहुत डिफरेंट और पार्टीज को फायदा होता है। सबसे पहले गवर्नमेंट का फायदा है कि पाकिस्तान के लोगों का रोजगार लग रहा है। दूसरा ये फायदा कि ये जो बच्चे हैं ये काम करके डॉलर्स लेकर आ रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। तीसरा ये फायदा कि ये एक्सपोर्ट इंक्रीज करें, क्योंकि इंटरनेशनल शिपिंग कर रहे हैं तो यहाँ से अपना माल जो है पूरी दुनिया में मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को भी भेज रहे हैं। तो ये तो सब के लिए विन विन है। ये तो मैं समझता हूँ इमरजेंसी की बुनियादों पे काम होना चाहिए था। अभी जो हम देख रहे हैं उड़ान पाकिस्तान, जिसमें बात की गई है ई-कॉमर्स पर खसूसी तवज्जो देने की, कितने आप कॉन्फिडेंट हैं कि जो हुकूमत है इस सेक्टर को इम्प्रूव कर पाएगी? क्योंकि अभी हम देख रहे हैं बहुत से चैलेंजेस हैं, ख़ास तौर पे डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिर देहातों में तो इंटरनेट की एक्सेस तो है, पहले ही बहुत कम थी, और अब जो हमारे मामलात हैं अर्बन एरियाज़ में भी इस वक्त हम लोग जो इंटरनेट स्लो डाउन और ये जो कनेक्टिविटी इश्यूज आ रहे हैं ये हम सब फेस कर रहे हैं। तो आप कितने कॉन्फिडेंट हैं ये सारी सिचुएशन को देखते हुए कि हुकूमत जो बात करी है इस हवाले से, इनके दावे तो हर कोई कर सकता है, दावे तो कोई भी कर सकता है ना। दावा करना तो सबके लिए आसान है, असल तो चीज़ है एग्जीक्यूशन पे उसको चीज़ों को लेकर आना, ऐसे लोगों को अपने साथ में लाना जो इस चीज़ के सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं, ना कि जो अभी हमने पिछले कुछ महीनों और साल में देखा कि उनकी तरफ से तो एग्जीक्यूशन ऐसी रही कि पूरी कोशिश की गई कि इस इंडस्ट्री को तंग किया जाए ज़्यादा से ज़्यादा, लेकिन फिर भी तंग करने के बावजूद भी जैसे आपने स्टैट्स बताए तो वो भी बड़े इम्प्रेसिव स्टैट्स हैं। तो देखें, अगर किसी भी सेक्टर को ग्रो करना है ना, तो पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया की अगर बात की जाए तो उसको रिलैक्सेशन दी जाती है। इस वक्त अगर हम देखें कि IT सेक्टर है या ई-कॉमर्स सेक्टर है, इससे सालाना जो टैक्स है वो इकट्ठा किया जाता है $1 या $2 बिलियन बिलियन रुपीस, 1 या 2 बिलियन रुपीस सालाना कलेक्ट किया जाता है। अगर आपने इस इंडस्ट्री को उठाना है तो आप कहें जी 1 या 2 बिलियन रुपीस जो हैं अब हम इसके सब्सिडाइज कर रहे हैं जी, अब हम सब्सिडाइज कर रहे हैं और ये सारी इंडस्ट्री टैक्स फ्री होगी। आप देखें कैसे दिन दुगनी का रात चुगनी इसकी कितनी जल्दी जाती है। और यही मॉडल अपनाया मलेशिया ने
मलेशिया ने जब ये मॉडल अपनाया कि उन्होंने 5 साल के लिए इस इंडस्ट्री को टैक्स फ्री किया, तो वो $5 बिलियन से तकरीबन $18 बिलियन तक आई। अगर आप हिस्ट्री को थोड़ा सा देखें, उनकी भी यही स्ट्रेटेजी थी और ये मलेशिया ग्रो कर गया। इसी तरह से अगर हमने किसी इंडस्ट्री को ग्रो करना तो उसको सब्सिडाइज करना होगा। हमारी पास ना यहाँ पेपॉल है, ना अमेजोन का ऑफिस है, ना यूट्यूब का ऑफिस है, ना फेसबुक का ऑफिस है, ना यहाँ ईबे का ऑफिस है, ना टिकटॉक शॉप ने अप्रूव किया हुआ है, ना माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस है, ना यहाँ सेल्स फोर्स है, ना जूम है, ना कुछ है। तो यहाँ पे तो सबसे पहले इन कंपनीज को लेकर आना होगा। और हिंड्रेंस क्या है, बैरियर्स क्या है? आप पेपॉल के हवाले से कैंपेन भी करते रहे हैं जो सोशल प्लेटफॉर्म्स पे, तो नियत सिर्फ नियत है और राइट वे ऑफ पिचिंग द जस्टिफिकेशन। पाकिस्तान में 35 लाख फ्रीलांसर्स हैं, यानी कि और तीसरे नंबर पे हम मौजूद हैं पूरी दुनिया में। यानी ऐसा मुल्क 215 मुल्कों में से जो तीसरे नंबर पर पूरी दुनिया में है फ्रीलांसिंग में, और उसके पास पेपॉल नहीं है। मतलब आप ये किसी को बताएं ना तो वो बंदा एक तो मानेगा नहीं कि ये मजाक है, बट एक्चुअली ये सीरियस है कि तीसरे नंबर पर जो पूरी दुनिया की फोर्स है उस मुल्क में ये नहीं है। आप इमेजिन करें इस मुल्क में अगर ये अपॉर्चुनिटीज हो तो ये कहाँ से कहाँ चला जाए। लेकिन वही बात है, विल चाहिए। अच्छा, अब ये जो उड़ान पाकिस्तान की बात हो रही है, इसमें जो प्राइवेट सेक्टर है, क्योंकि तमाम स्टेक होल्डर्स, जब भी आप कोई ऐसा प्लान मंसूबा शुरू करने जाते हैं उसमें तमाम स्टेक होल्डर्स को बिठाया जाता है, उनसे बात की जाती है, उनको कॉन्फिडेंस में लिया जाता है, मीनिंगफुल उनके साथ कॉन्वर्सेशन की जाती है इस मामले में। तो ये जो आपका सेक्टर है, इनको जो रिप्रेजेंट करने वाले हैं, क्या वो इस प्लान पे अग्री उन्होंने किया कि इन्होंने प्लान ऑफ एक्शन हुकूमत का बेसिकली क्या होगा वो शेयर किया गया इनके साथ इस सेक्टर बिल्कुल के साथ? भी नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। हमारे पास इस वक्त 18 लाख मेंबर्स हैं। ई कॉमर्स के सबसे बड़ा ग्रुप हमारा है और हमारे साथ भी जो लोग अटैच्ड हैं वो भी डिफरेंट ई कॉमर्स ग्रुप्स चला रहे हैं। हम सारे ग्रुप्स में मौजूद हैं, सारे जो सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स हैं। किसी को भी रब्ता नहीं किया गया जो इस वक्त इस इंडस्ट्री से ताल्लुक रखते हैं ई कॉमर्स के। और वो हम लोग यही दावे, तो वही जैसे आपने कहा, दावे तो अच्छी बात है, हमारी तो दुआ है दावे एग्जीक्यूशन में चले जाएं तो बड़ा अच्छा होगा। हम इससे बेहतर क्या चाहेंगे? हम तो यही पाकिस्तान के वेल विशर हैं, तो हम तो ये चाहेंगे। अच्छा, नेक्स्ट 5 इयर्स में उड़ान पाकिस्तान के तहत ये कहा जा रहा है जी $5 बिलियन पर ईयर इन्होंने फ्रीलांसिंग एक्सपोर्ट्स, ये इन्होंने टारगेट रखा हुआ है। सारे सर्कमस्टांसेस आपके सामने हैं, अचीवेबल है? मैं समझता हूँ ये इससे भी ज्यादा अचीव हो सकता है अगर ये चीजें ईज ऑफ बिजनेस की तरफ आए, ना कि दावे सिर्फ करें। ईज ऑफ बिजनेस बड़ा जरूरी है। जो मुश्किलात हैं उसको सुना जाए, उन मुश्किलात को रिजॉल्व किया जाए, एक टेबल पे बैठा जाए, कोई 25-30 मुश्किलात आपको बताते हैं, उसको रिजॉल्व करें। आप यहाँ पे इंटरनेशनल शिपिंग या मेड इन पाकिस्तान प्रोडक्ट्स को, ई कॉमर्स को फरोग देना चाहते हैं, या पोस्ट ऑफिस की एक केजी की जो फीस है वो 4-5 हज़ार है और चाइना से ये प्रोडक्ट्स जा रही हैं $1 $2 में पूरी दुनिया में, तो आपने ये देखना होगा कि हमारा शिपिंग का निज़ाम कैसा है पूरी दुनिया का। आपने ये देखना है कि अभी आप एक्सपोर्टर्स को रिबेट देते हैं जब वो पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करके डॉलर्स लाते हैं, तो आप जो ई कॉमर्स के लोग हैं या फ्रीलांसर्स हैं जो डॉलर्स लाते हैं उनको रिबेट नहीं देते, आप उनको टैक्स लगाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। तो इसलिए ईज ऑफ बिजनेस करना है, इनकरेज कैसे करना है लोगों को रिमोट जॉब्स लेने में। लोग फिर भी कर रहे हैं, हम करते रहेंगे, और ये क्योंकि इसमें बहुत पोटेंशियल है। अच्छा साहब, एम्पल स्पेस तो है, एग्जैक्टली इसको एक्सपैंड कर सकते हैं इस सेक्टर को हम, लेकिन बात सारी ये एक बड़ा सिग्निफिकेंट चैलेंज इस वक्त हम देख रहे हैं जो फेस करना पड़ा है इस सेक्टर को, और वो ये है कि लोगों का ट्रस्ट। और ऑनलाइन जब भी हम कुछ करते हैं, शॉप करते हैं, तो उसमें लोगों को लेकर एक ट्रस्ट वाला जो डेफिसिट है वो सामने आता है। तो उसको किस तरह से बहाल किया जा सकता है? ई कॉमर्स ये जो सेक्टर है इस हवाले से क्या काम कर रहा है? बड़ी गिनी चुनी कंपनीज है जिन पे हमें कॉन्फिडेंस है पेमेंट करते हुए। देखिए, इसीलिए अभी जैसे कुछ होता है तो वो लोग कहते हैं जी FIA में रिपोर्ट करो। FIA के पास इतने केसेस हैं कि जिसकी बारी आते आते ही जो है ना, आपको आप शायद इस दुनिया में ना हो जितनी देर से वो सुनते हैं आपकी किसी कंप्लेन को। तो इसलिए अगर हम ई कॉमर्स को फरोग देना चाहते हैं तो ये पूरे सेल्स बनने चाहिए सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट्स के, जो कि मॉनिटर करें पॉलिसीज को, ना कि देखें कि इस सेक्टर में कोई फ्रॉड्स तो नहीं हो रहे, इस सेक्टर्स में कोई स्कैम्स तो नहीं चल रहे, इस सेक्टर में क्या क्या पॉलिसीज की जरूरत है, मुश्किलें क्या आ रही हैं। एक पूरी एडवाइजरी या मिनिस्ट्री होनी चाहिए ना। आप देखें सऊदी अरब में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मिनिस्ट्री है, ई कॉमर्स की मिनिस्ट्री है, यहाँ पे एक मिनिस्ट्री है IT मिनिस्ट्री, जो कि इंटरनेट ठीक करने पे लगे हैं सिर्फ अभी तक। तो अगर वो भी इस चीज को करें तो उनके कौन है एडवाइजर, कौन है ई कॉमर्स के, उनके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एडवाइजर्स कौन है? ये मेरा सवाल है सबसे बड़ा। अगर वो पता चले कौन है और फिर पता चले कि ये लोग लीड कर रहे हैं
तो देन शायद ट्रस्ट थोड़ा सा डेवलप और कुछ ऐसा इंतजाम हो सकता है जैसे कि आजकल हम देख रहे हैं वही इंटरनेट डिस्ट्रप्शन या कनेक्टिविटी स्लो डाउन इस मामला में, कि आप कोई ऐसा ऑफलाइन पेमेंट मेथड जो है वो इंट्रोड्यूस करवा दें जिससे लोगों को सेल परचेज में कोई मसला ना या कोई दिक्कत पेश ना आए। नहीं, ये तो हम फिर आगे जाने के अलावा पीछे आने लगेंगे। दुनिया जो अब हर चीज़ को जो है वो एक इंटरनेट के साथ ही हर चीज़ चलती है, उसके बगैर हम ऑफलाइन तो फिर वही बात है कि वो पुराने ज़माने में चले जाएं। लेकिन हमें तो आगे बढ़ना है और हमें अपनी इंटरनेट की स्पीड जो इस वक्त 158 नंबर पे है शायद पूरे 215 मुल्कों में से, उसको इम्प्रूव करना होगा और एटलीस्ट हमें टॉप 50 में तो आना होगा जहाँ जितनी बड़ी यहाँ पे यूथ का पोटेंशियल है। चलें, थैंक यू सो मच साकिब मौजूद थे। थॉरोली जो उड़ान पाकिस्तान प्रोग्राम ई कॉमर्स सेक्टर को लेके जो अचीव करना है इन्होंने, जो इन्होंने टारगेट सेट किए हैं, इस पर बात कर रहे थे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दीगर अहम स्टोरीज उन पर बात होगी। वेलकम बैक नाजरीन। किसी ज़माने में ताजमहल भारत की पहचान होता था, मगर मोदी जी के राज ने उसे रेप कंट्री की नई पहचान दी है, जहां नौमौलूद बच्चियों से लेकर बूढ़ी खवातीन तक, हाईली क्वालिफाइड प्रोफेशनल से लेकर घरेलू खवातीन, यहाँ तक के सयाह जो फॉरेनर्स हम देख रहे हैं खवातीन, वो भी यहाँ पर हमें महफूज नहीं दिखाई देती। मगर मोदी सरकार भंग पीकर लगता है सो रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में 70% खवातीन जिनसी ज्यादती और तशद्दुद का निशाना बनती हैं। इस हवाले से ताज़ा तरीन वाक़या तमिलनाडु में पेश आया, जहाँ 40 साल सयाह खातून को 4 अफराद ने ज्यादती का निशाना बनाया। इसी तरह का एक और वाक़या झारखंड में भी पेश आया था, जहां हिस्पानवी सयाह का 7 अफराद ने सफाकाना गैंग रेप किया था। भारतीय नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के 10 साला दौरे हुकूमत में खवातीन के खिलाफ जराइम और जिनसी तशद्दुद में इजाफा हुआ है और खवातीन के खिलाफ जराइम की तादाद 2014 में 3,37,000 से बढ़कर 2020 में 3,71,000 हो गई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक मुंबई में रेप केसेस में 2012 से 2021 तक 235% इजाफा हुआ है। राइटर्स के मुताबिक सिर्फ 2022 में 31,000 से ज़ायद खवातीन को ज़्यादती का निशाना बनाया गया। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में रोज़ाना 86 खवातीन जिनसी ज़्यादती का निशाना बनती हैं, जबकि 2024 के नवंबर तक सिर्फ तेलंगाना स्टेट में रेप केसेस की शरह में 29% इजाफा हुआ। 2002 में गुजरात फसादात के दौरान इज्तिमाई ज़्यादती का शिकार बिल्किस बानो के गुनाहगारों को भी 2022 में गुजरात फसादात के मास्टरमाइंड मोदी के कहने पर रिहा कर दिया गया था। इस तमाम सूरत हाल पर कोई एक्शन वहाँ की इंतज़ामिया की जानिब से नहीं लिया जा रहा, तभी हम इन केसेस में सर्ज देख रहे हैं, इजाफा दिन ब दिन देख रहे हैं और हर साल ये नंबर बढ़ता चला जा रहा है। ये वो रिपोर्ट्स हमने आपके सामने रखी हैं जो रिपोर्टेड क्राइम हैं। अब बहुत से अनरिपोर्टेड क्राइम्स इसी वजह से हैं, जब लोग ये देखते हैं कि इन इश्यूज़ को एड्रेस नहीं किया जाता, जब लोग ये देखते हैं कि उनकी जो ख़वातीन जब वो जाती भी हैं ये केसेस लेकर, तो उस पर उनको जो इंसाफ या तो मिलता ही नहीं है सिरे से, या इंसाफ मिलते मिलते कई साल गुजर जाते हैं और उन कई सालों में उनको बार बार उसी ट्रॉमा से गुजरना पड़ता है, लेकिन उनकी सुनवाई नहीं होती। मोदी सरकार की जो इस वक्त इंतज़ामिया है वो शाइनिंग इंडिया हम देख रहे हैं, इस वक्त उनकी ख़वातीन की इस्मत दरी में सबसे आगे दिखाई दे रहा है। तो ये रिपोर्ट हमने आगे रखी, आपके सामने रखी, और अब हम अपनी अगली स्टोरी की जानिब पढ़ते हैं जो कि ईरान से है। 2025 में आलमी मंजरनामे पर क्या क्या तब्दीलियाँ होंगी, ये सवाल अपनी जगह पर है, क्योंकि ईरान ट्रंप की हल्फबर्दारी से पहले फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी के साथ अपने जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात करने जा रहा है। ईरान के नायब वज़ीर ख़ारजा बराए क़ानूनी और बैनुल अक़वामी उमूर काज़िम ग़रीब आबादी का ये कहना है कि ईरान और यूरोपीय ताकतों में जौहरी प्रोग्राम पर मुज़ाकरात का नया दौर 13 जनवरी को जिनेवा में होगा। ईरान ने नवंबर में जौहरी प्रोग्राम पर 3 यूरोपीय ताकतों के साथ बातचीत की थी। अहम बात यह है कि 2015 में ईरान, फ्रांस, बरतानिया और जर्मनी समेत आलमी ताकतों के दरमियान एक मुआहदा तय पाया था, जिसके तहत तेहरान के जौहरी प्रोग्राम पर पाबंदियों के बदले उस पर आयद बैनुल अक़वामी पाबंदियों में नरमी की गई थी। लेकिन 2018 में ट्रंप के पहले दौरे इक़्तिदार में अमेरिका यकतरफा तौर पर इस मुआहदे से दस्तबरदार हो गया था और ईरान पर इक़्तिसादी पाबंदियाँ दोबारा आयद कर दी गई थी। अब अमेरिका में एक बार फिर ट्रंप की हुकूमत आने वाली है, तो इसके क्या नताइज बरामद हो सकते हैं। और बिल्कुल एक हफ़्ता पहले जब ट्रंप ये ऑफिस होल्ड करेंगे प्रेसिडेंट का, उससे पहले ये हम देखने जा रहे हैं कि ये निगोसिएशंस होने जा रही हैं इन ममालिक के साथ। तो इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है
फॉर्मर एम्बेसडर ईरान मोहम्मद आसिफ दुरानी साहब ने। बहुत शुक्रिया सर वक्त देने के लिए। ये कहिएगा कि सबसे पहले तो निगोसिएशंस इस हवाले से क्या होंगी मुमकिन तौर पर, आप क्या समझते हैं? दूसरा ये कि ईरान के न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को लेकर इन ममालिक को बेसिकली ख़तरात हैं क्या, इतने तहफ़्फ़ुज़ात या ख़दशात क्यों हैं? जी शुक्रिया। ईरान का जो न्यूक्लियर डील था जिसे जॉइंट कम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या JCPOA कहते हैं, 2015 में साइन हुआ, आपने जैसे फरमाया। ये तकरीबन कोई 2 साल के प्रोट्रैक्टेड नेगोशिएशंस के बाद 100-150 पेजेस पे मुश्तमिल है ये अंडरस्टैंडिंग। इसमें अमेरिका भी पेश रहा, लेकिन बदकिस्मती से अमेरिका ने 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इसे विड्रॉ किया। लेकिन इस विड्रॉल के बावजूद यूरोपियन जो परमानेंट मेंबर्स हैं प्लस जर्मनी यानी फ्रांस, UK और जर्मनी, ये उनको एंगेज रहे हैं इस मुज़ाकरात के अंदर, और वो उनकी ये कोशिश थी कि यूरोप की तरफ से ईरान को कुछ कंसेशन मिल सकें, लेकिन मिली नहीं। असल वजह ये है कि ये जो आप E3 की बात करते हैं, नहीं यानी 3 यूरोपियन कंट्रीज जो ईरान के साथ नेगोशिएशन में मुलविस हैं, वो मेरे ख्याल में उनके पास कुछ ज़्यादा देने को नहीं है, क्योंकि जो असल इस मामले में जो नेगोशिएशंस पे जिसका वज़न होगा वो अमेरिका का है, और अमेरिका के ने इस मामले में पहले से कह चुका है। प्रेसिडेंट ट्रंप ने तो ऑलरेडी अपने बल्कि इलेक्शन कैंपेन में भी वो ये फरमा चुके हैं कि वो ईरान के खिलाफ ज़्यादा हार्श मेजर्स लेंगे। तो इसलिए ये जो फोर्थकमिंग जो सिनेरियो है वो इतना कोई जो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है। जी अच्छा, ये जो अभी हम देख रहे हैं ईरान की जो तैयारियां दिखाई दे रही हैं हमें, उस हवाले से एक आ जा रहा है जी कि एनरिच जो यूरेनियम है उसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा दी गई है वहाँ पर। अब आप क्या समझते हैं कि अगर ईरान अपना न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम जो कि वो शुरू करने पर बाजिद भी है और वो ये कह रहा है कि हमारे राइट्स भी हैं, एक तो इस पर मैं ये जानना चाहूँगी इस पर आलमी कवानीन क्या कहते हैं, दूसरी जानिब ये कि क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस मज़ीद किए जाएंगे ईरान को क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे अगर वो ये अपना लॉन्च करता है प्रोग्राम? तो NPT के तहत, नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी के तहत ईरान का राइट है टू हैव एक्सेस टू न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी फॉर पीसफुल पर्पसेस। ईरान ने अपना वही राइट इन्वोक किया है, बट लेकिन उसमें जो है अमेरिका और यूरोपियन नेशंस इसकी मुखालफत करती हैं। उसकी बुनियादी वजह ये है कि टेक्नोलॉजी तो एक ही है, इसमें कैपेबिलिटी जो है अगर ईरान हासिल कर लेता है तो अगर ये पीसफुल पर्पसेस के लिए भी है तो इसको वो अपने वेपनाइज भी किया जा सकता है, वो उसको न्यूक्लियर वेपन्स में भी कन्वर्ट कर सकता है। असल तो है कैपेबिलिटी का, इंटेंशन चेंज हो जाते हैं। मसलन ये है कि इंडिया ने 74 में जो सो कॉल्ड पीसफुल न्यूक्लियर एक्सप्लोजन के नाम से किया था, उस वक्त उन्होंने इंडिया ने हमें एश्योरेंस कराने की कोशिश की कि जी ये वेपनाइज प्रोग्राम नहीं होगा, लेकिन चूंकि इंडिया कैपेबिलिटी हासिल कर रहा था तो हमें पता था कि अगर ये कैपेबिलिटी हासिल कर लेता है तो इनके इंटेंशंस जो हैं वो बदल सकते हैं, और वो वही हुआ। 1998 में इंडिया के इंटेंशन बदल गए और उन्होंने अपने आप को न्यूक्लियर वेपन स्टेट डिक्लेयर कर दिया। पाकिस्तान ने भी तकरीबन 2 हफ्ते इंतज़ार करने के बाद, जब दुनिया का जो रिएक्शन था वो बिल्कुल म्यूट था, वो ल्यूकवार्म था, तो फिर पाकिस्तान ने भी अपनी कैपेबिलिटी, चूंकि अब पाकिस्तान ने अपनी कैपेबिलिटी डेवलप कर ली थी तो लिहाजा पाकिस्तान को इंडिया के जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन था उसका जवाब देना पड़ा। तो अब आपकी एंटिसिपेशन क्या है? ईरान रुकने वाला है इस मामले में? जो प्रेशर आ रहा है उसको करता है ईरान पे किस किस्म का प्रेशर लाया जाएगा। अगर ईरान की सिक्योरिटी को खतरे में डाला जाएगा जैसे कि इजराइल की तरफ से लगता है, और सीरिया में जो ईरान को रिसेंट सेटबैक पहुंचा है उस कॉन्टेक्स्ट में, और अगर ईरान को स्क्वीज करने की कोशिश की जाएगी तो मेरे ख्याल में ईरान के ऑप्शंस खुले हैं। और वाइस प्रेसिडेंट जवाद ज़रीफ ने अपने एक रिसेंट आर्टिकल में जो उन्होंने फॉरेन अफेयर्स में लिखा है, उन्होंने ये कहा कि हमने जो है जब एग्रीमेंट साइन किया था उसके तहत हमने इनरिच्ड यूरेनियम सिर्फ 3% पर रखा था, लेकिन जब से विड्रॉल हुआ इनका ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन ने जब JCPOA से विड्रॉ किया, इस न्यूक्लियर डील से विड्रॉ किया,
तो हमने उसकी जो परसेंटेज है वो 60% तक ले गए हैं। ये एक तरह से मैसेज है उनकी तरफ से कि ये अगर आप इसी तरह से होंगे तो ये परसेंटेज बढ़ सकती है, और अगर 90% पे चला जाता है तो वो न्यूक्लियर ग्रेड यूरेनियम कहलाएगा, वेपन ग्रेड होगा। और उसलिए मेरे ख्याल में अमेरिका को भी एहसास करना होगा कि वो ईरान को ज़ेर फिशार तो ला सकते हैं, प्रेशर में तो ला सकते हैं, लेकिन उसकी भी एक हद है। जी, थैंक यू सो मच मोहम्मद साहब, हमारे साथ शो पर मौजूद थे। और इसके साथ ही नाज़रीन प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। आपसे मुलाकात करेंगे अगले हफ्ते। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।